नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह संसदीय जो कार्यविधि होती है उनके जो कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ लिया था। हम आप देखेंगे कि वह अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कानून बना सकती है और साथ ही साथ देखेंगे कि राज्यसभा में 250 सीटें अधिकतम बनाई गई हैं। जैसे जो राज्यसभा में सदस्य जाते हैं उनका अनुपात किस हिसाब से होता है, वह किसी भी राज्य की जनसंख्या के हिसाब से होता है। जैसे यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो यूपी में जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो 31 हैं। तो इस प्रकार से जो सीटों का बंटवारा होता है। फिर जैसे कि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उसके बाद आते हैं 48 सीट महाराष्ट्र में लोकसभा में है और देखेंगे राज्यसभा में महाराष्ट्र की तरफ से आप देखेंगे 19 सीटें आती हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर 18 सीटों के साथ तमिलनाडु अधिकतम पर है। राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको राज्यसभा में थोड़ा याद रखिएगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सीटों का बंटवारा होता है। सिर्फ इसमें यही इम्पोर्टेंट होते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। अब देखिए, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वह संसद के कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे तात्पर्य क्या है, मतलब संसद में जो विधेयक पास होते हैं वह विधेयक पास होने की प्रक्रिया क्या होती है और जो संसद चलती है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। जो हमारे जो संविधान संशोधन या किसी प्रकार के विधेयक लाए जाते हैं उनको लाने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही साथ आप ध्यान रखिए कि 16 जून को यूपीएससी है, फिर 14 जुलाई को आप उत्तराखंड पीसीएस देखेंगे, उसके बाद आप यूपी पीसीएस देखेंगे, फिर उत्तर प्रदेश जो पुलिस की परीक्षा रद्द हुई थी वो आएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि यूपी आरओ का वैकेंसी का फिर से एग्ज़ाम होगा। तो ध्यान रखिएगा, सारी परीक्षाएं मुश्किल से 4 से 5 महीने में हो जाएंगी। तो आपको बहुत ही अच्छे से और बारीक तरीके से पढ़ना है। चलिए, एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है। कितनी बार? 2 बार। 2 सत्र होते हैं, एक देखेंगे मानसून सत्र होता है और एक देखेंगे आप देखेंगे शीतकालीन सत्र होता है, लेकिन बीच में एक सत्र और आता है बजट सत्र। तो इसमें लिखा है कि एक वर्ष में कम से कम कितने संसद की बैठक होनी चाहिए, तो वो 2 बार हो सकती है। मिनिमम 2 बार है, अधिकतम की कोई संख्या नहीं दी हुई है। संसद में 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना? 6 महीने का होना चाहिए। लोकसभा के वर्ष में समानता सत्र होते हैं कितने? 3। लोग क्यों 3 होते हैं? एक देखेंगे आप बजट सत्र आता है, फिर मानसून सत्र आता है, फिर शीतकालीन सत्र आता है। तो ये 3 समानता 3 देखे जाते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, किसमें? एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को। तो जो राष्ट्रपति जब सत्र का प्रारंभ होता है उस समय आर्टिकल 87, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 87 के तहत एक साथ होकर संसद के दोनों सदनों को भाषण देता है। भारत के राष्ट्रपति में, एक मिनट, जो ये 87 वाला आर्टिकल है ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में सही कथन है। क्या सही कथन है? कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सत्र के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को इनके आवाहन के कारणों के विषय की सूची करता है। ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति होता है अपना भाषण कब देता है? पहला भाषण देता है जब नई लोकसभा चुन के आती है। जैसे अभी 2024 के चुनाव देखेंगे, इसमें जो चुन के आएगी लोकसभा तो उसमें ये भाषण देंगे सबसे पहला। और जब पूरे वर्ष का प्रथम सत्र प्रारंभ होता है तो उसमें अपना अभिभाषण देते हैं। फिर ही साथ जो दोनों संसद की संयुक्त बैठक के लिए ये आह्वान भी राष्ट्रपति करता है। तो ये आपको जो है राष्ट्रपति के जो क्रियाविधि है संसद की उसको ध्यान रखना है। भारत के संविधान में गठित है, क्या क्या कथित है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। बात सही है।
जो राष्ट्रपति होता है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि संसद 3 लोग से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। संसद राष्ट्रपति के 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जो कि बात सही है। भारतीय संसद में शामिल होते हैं कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति किसके होते हैं? संसद के हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति के अधिकारियों में सम्मिलित होते हैं कौन कौन? आप देखेंगे, अध्यक्ष जो लोकसभा से, उपाध्यक्ष भी लोकसभा से, महासचिव लोकसभा से, और देखेंगे सभापति एवं उपसभापति कहाँ से होते हैं? वो राज्यसभा से होते हैं। सभापति और उपसभापति आप देखेंगे तो राज्यसभा से है, महासचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ये लोकसभा से आते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, कौन कहाँ से आता है, तो इसको एक बार आप रिकैप कर लीजिएगा। अब इसके आगे देखते हैं। संसद या विधानसभा के किसी सदन की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन की सूचित किए हुए अनुपस्थित रहे। कितने दिन? 60 दिन तक। अगर 60 दिन तक वह कोई सूचना कोई सदस्य नहीं देता है कि मैं कहाँ हूँ, तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त मानी जाएगी। और इस संसद और विधानसभा दोनों के लिए सेम अवधि है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको लिख दे संसद के लिए 6 महीने हैं और राज्य विधानसभा के लिए आपको लिख दे 8 महीने, तो वो गलत हो जाएगा। कि याद रखिएगा, संसद के लिए 60 दिन यानी कि 2 महीने, सभी के लिए चाहे संसद और विधानसभा सभी के लिए 2 महीने का समय है, यानी कि 60 दिन का है। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा था। वो थे राज्यसभा का। तो कौन था? राज्यसभा का। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। मतलब कि जो संसद के सदस्य उनके कुछ विशेषाधिकार है, उनको कौन बताता है? आर्टिकल 105 उसका उल्लेख करता है। अब है संसद निहरता निवारण अधिनियम 1959। ये याद रखिएगा, 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निहर्त से छूट देता है। उपयुक्त अधिनियम अब तक 5 बार संशोधित किए गए हैं। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। और याद रखिएगा, भारत के संविधान में कहीं भी लाभ के पद का उल्लेख नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। कब? संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत जो न्यायालय है वो संसद में क्या कार्रवाई चल रही है, कैसे पेपर्स आ रहे हैं, इनके बारे में न्यायालय कोई भी जांच नहीं कर सकती है। और ये आर्टिकल 122 में लिखा है, याद रखिएगा। इसके बाद से ही आपका सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभ हो जाता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले में तथ्य को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। मतलब कि किसी मंत्री के विशेषाधिकार के प्रस्ताव को पे उठाया जा सकता है कि अरे इन्होंने गलत काम किया है। और कब? जब वह तथ्यों से छेड़खानी करेगा और साथ ही साथ जब वो कोई ऐसा जवाब देता है जो तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। अब है उसके आगे देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार होता है। राज्य के विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का इसका होता है। जो राज्य विधानमंडल के सदन के विधानसभा के सदस्य के निर्वाचित सदस्य तो उनका होता है लोकसभा, और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचन सदन में जो विधानसभा के लोग होते हैं उनका ये काम होता है। सही कथन है कि किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से, राष्ट्रीय आपात या आपात में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे, तो जो है संसद जो है राष्ट्र सूची के विषय में बना सकते हैं। राष्ट्र सूची का विषय क्या होता है? जैसे देखेंगे कृषि हो गया, जैसे आप देखेंगे
पुलिस व्यवस्था हो गई, ये सब राज सूची के विषय में आता है। अब ये जो 4 पॉइंट दिए हैं, ये 4 पॉइंट अगर हूबहू आपके मेंस में भी काम आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए कि कब कब जो है संसद जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौता हो, हाँ, उसके लिए संबंध प्रभावी राज्य हो, जब कोई राष्ट्रीय आपात आता है तब बनाती है, राष्ट्रीय हितों में कुछ बात होता है तो 2/3 बहुमत से वो बनता है। अब आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत के में लागू होने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के, यानी इसमें राज्य की सहमति लेना आवश्यक नहीं है। अगर भारत की सरकार और बांग्लादेश की सरकार बांग्ला और पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर कुछ परिवर्तन करना चाहती है तो वो बिना राज्य की अनुमति के कर सकती है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करना होता है तो। संविधान के विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों यानी अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाती है कौन? संसद बनाती है, ये बात पता है आपको। ऐसी क्रियाविधि जो धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जिसे एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, या वह क्रियाविधि या पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे तो। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो स्पीकर जो होता है वह डिसाइड करेगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह डिसाइड करेगा कि कोई बिल के जो आपका धन विधेयक है कि नहीं है, यह कौन निर्धारित करेगा? या स्पीकर निर्धारित करेगा, ना कि कोई संसद के अन्य सदस्य, ना ही क्या कहते हैं राज्यपाल, ना ही राष्ट्रपति, और ना ही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। इन लोग को शक्ति नहीं है किसी भी विधेयक को धन विधेयक है कि नहीं इसको बताने का। केवल शक्ति जो प्राप्त है वह आप देखेंगे, आपको वह जो आपको मिलेगी वो स्पीकर को प्राप्त है। सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना। देखिए अक्सर जब आप टीवी में आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, वो यही होता है कि बोलने का, कि अगर मैं आपको बोलने का अनुमति दे रहा हूं तो आप खड़े हो जाइए, जब मैं बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं तो आप बैठ जाइए, बोला जाता है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है, किसकी? भारत की। ब्रिटेन में शून्यकाल जैसा कोई प्रावधान नहीं है। यह भारतीय संसदीय प्रक्रिया का नवाचार है, ये ध्यान रखिएगा कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन किसकी है? वह भारत की है। अब है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है 1 घंटा। अधिक से अधिक बोला है, मिनिमम की कोई बात नहीं की गई है, अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है। लोकसभा में शून्यकाल का समय कब होता है? वह 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न उत्तराखंड पीछे 2022 में देखेंगे तो इसमें भी आया हुआ है, पीसीएस में भी कई बार प्रश्न आ चुका है। शून्यकाल की अवधि क्या होती है? शून्यकाल की अवधि देखेंगे तो 12 से 1 के बीच होती है। आप देखिए 12 ऐसे लिखा है, इसको ऐसे याद करिएगा, शून्यकाल में 12 बजे से स्टार्ट होता है 1 बजे तक। जब भी 12 लिखा जाता है तो ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है ना, ऐसे 12, तो 2 शून्य आ जाते हैं, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं कि 12 बजे जो होता है शून्यकाल की अवधि स्टार्ट होती है और 1 बजे खत्म होती है। अधिकतम समय सीमा 1 घंटे है, उससे कम भी हो सकती है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर का सत्र, यानी कि प्रश्न उत्तर का सत्र जो होता है वह शून्यकाल कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इस कौन से आर्टिकल के तहत? वह आर्टिकल 253 है। याद रखिएगा वो आर्टिकल कौन सा? 253 है कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को या संधियों को प्रभावी बनाने के लिए जो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी वो आर्टिकल 253 के तहत बनाएगी। और आर्टिकल 122 में क्या लिखा है, 123 में क्या लिखा है कि जो संसद के कार्य संचालन होता है उसमें न्यायालय किसी प्रकार की समीक्षा नहीं कर सकती है। सही कथन है, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। हाँ, तो पुनः स्थापित से मतलब ये कि लाया जा सकता है, बात सही है। जो सबसे पहले जो धन विधेयक होता है आर्टिकल 110 पढ़ेंगे तो वह किस में पेश किया जाता है? वह पेश किया जाता है लोकसभा में। सबसे पहले ये राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। लोकसभा में पेश करने से पहले, ये मैं आपको लोकसभा की बात बता रहा हूँ, जब इससे पहले हमने राज्यसभा पढ़ा था, राज्यसभा से पहले लेक्चर देखेंगे तो उसमें वहाँ देखने को मिलेगा कि जो धन विधेयक होता है
वह संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है, प्रश्न बनता है कि जो राष्ट्रपति होता है वह धन विधेयक में भी अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक जब एक बार लोकसभा से पास होकर चला जाता है तो राज्यसभा में वो अधिकतम 14 दिन तक रह सकता है, या 14 दिन तक अगर राज्यसभा ने उसमें कुछ भी नहीं किया तो उसे प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है। अब लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। कितने दिन तक? 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के बाद उसे लोकसभा में वापस किया जा सकता है। 14 दिन के अंदर आपको वापस करना है। अगर 14 दिन तक आप वापस नहीं कर रहे हैं तो एज इट इज उसको कहते हैं पास मान लिया जाता है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में सही कथन क्या है? ये अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ। एक होता है आर्टिकल 108 में देखेंगे दोनों सदनों की जो कहते हैं अध्यक्षता कौन करेगा? वह स्पीकर करेगा। लेकिन जब संयुक्त बैठक होगी तो बुलाएगा कौन? संयुक्त बैठक को बुलाने का जो अधिकार है वो है राष्ट्रपति को, और अध्यक्षता कौन करता है? वह स्पीकर करता है। कहाँ का स्पीकर करता है? वह लोकसभा का करता है, ना कि कभी लिख के कि राज्यसभा का सभापति भी कर सकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, केवल लोकसभा का स्पीकर ही कर सकता है। अब है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो आर्टिकल 108, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत आवश्यक है किसको? राष्ट्रपति का आशय आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो संयुक्त सत्र यथावत आहूत होगा। मतलब कि राष्ट्रपति ने बोल दिया कि नहीं, हमको ज्वाइंट सेशन बुलाना है, हमें संयुक्त सत्र बुलाना है, और जैसे ही राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की और उसके कुछ समय बाद ही देखेंगे अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और क्या कहते हैं जो लोकसभा है वो भंग हो जाती है, तब भी उसके बाद अगर वो सत्र में बैठेंगे, उस समय वह सत्र में बैठेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्देश यानी रेफर किया जाता है, मतलब कोई भेजा जाता है, तो उसे पारित किया जाता है उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। कैसे होता है? जो उपस्थित होते हैं और मतदान करने वाले के साधारण बहुमत से। ये कहीं यहीं पास कहीं लिख जाता है कि विशिष्ट बहुमत से तो नहीं, आप ध्यान रखिए, उपस्थित और मतदान देने वालों के साथ साधारण बहुमत से पास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वह लोकसभा का स्पीकर करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं एक ऐसे साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। जब दोनों सदनों में मतभेद होता है तो राष्ट्रपति दोनों कोई और बहुत ही आवश्यक विधेयक है तो उसको जो है पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। बात सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। ये भी बात सही है कि कब हुई थी? 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवाओं आयोग यानी निरसरण बिल को पारित करने के लिए हुई थी। तो ये भी आप देखेंगे, ये भी बात आपकी सही है और इस पे आप जो है जरूर टिक कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सारे जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके आगे देखते हैं, ये है ना, ये आप ये 61 ये ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा जो बैंकिंग सेवा, तीसरा डाकघर से संबंधित था, एक दहेज प्रथा से भी संबंधित है इसमें। अब है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई, कब हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में जो है आप देखेंगे, ये जो मैं बता रहा था ना कि अभी जो है संसद के दोनों सदनों के प्रथम संयुक्त अधिवेशन किस लिए स्टार्ट हुआ? 1961 वाला, वो था दहेज उन्मूलन से था। तो याद रखिए किस लिए था? वो दहेज उन्मूलन के लिए था। कब था? जो प्रथम वाले 1961 में दहेज उन्मूलन के लिए था, क्योंकि अभी हम लोगों ने 1961 देखा था जब पुराना अभी हम पढ़ रहे थे ना, 1961 में प्रथम बार बुलाया गया था। अब उसके आगे देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। साधारण विधि निर्माण यानी सामान्य विधेयक को पारित करने की स्थिति में की जाती है।
संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में सही कथन है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। अब देखिए, आप देखेंगे 545 एक में अधिकतम है और आप देखेंगे 250 इसमें मान लीजिए, तो कुल मिला के आपका कितना हो जाता है, 600-800 लोग हो जाते हैं। 800 लोग का 10वां भाग कितना होगा, 80 सदस्य। 80 सदस्य इसमें उपस्थित होंगे तो आप देखेंगे जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब है, कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जा सकता है। अब सही कथन है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्याप्तगत नहीं होता है। यानी लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्याप्त, यानी लैप सत्रावसान मतलब क्या होता है, मान लीजिए लोकसभा चल रही है, मान लीजिए अभी लोकसभा चल रही है, हाँ, इस समय कोई विधेयक उसमें लंबित है और उस समय जो पास नहीं हो पाया तभी उसी दौरान आपका सत्र का अवसान हो गया, जैसे मानसून सत्र समाप्त हो गया, तो ऐसे में जो लोकसभा होगी सत्रावसान समाप्त नहीं होते हैं, मतलब कैसे विधेयक जो है समाप्त नहीं माने जाएंगे। वहीं राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्याप्तगत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि और राज्यसभा से पारित हुआ, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, तो और लोकसभा में उन्होंने भेजा है पास होने के लिए, और लोकसभा इसी समय वह कुछ कारणवश विघटित हो जाती है, तो वो जो विधेयक है वह नहीं, जो राज्यसभा से पास होकर आया है वह व्याप्तगत नहीं होगा, वह नई लोकसभा चुन के आएगा तो उसमें पेश कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, लोकसभा फिर से पढ़ लीजिए, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्याप्तगत नहीं होता है। साथ ही साथ राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने नहीं पारित किया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं, व्याप्तगत नहीं होगा। अब सही कथन है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। बात सही है, उपराष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सदस्य होता है, हाँ, और उसका सभापति भी होता है। फिर देखेंगे उसके निर्वाचन में मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य आते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, क्या नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते जो है वह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये इस बार जो नए प्रधानमंत्री चुने जाए, जो भी चुना जाएगा, तो उसके लिए हो सकता है इस तरह का प्रश्न बन जाए, वह संचित निधि भारित नहीं होता है। भारत की संचित निधि से लिए जाने वाले अनिवार्य व्यय भार नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य के वेतन और पेंशन जो है नहीं होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, क्या नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते जो है वह संचित निधि पर भारित नहीं है। नोट, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं। जो याद रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति होता है वह उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं प्राप्त करता है, वह प्राप्त करता है, आप देखेंगे सभा पर राज्यसभा के जो सदस्य होने के कारण प्राप्त होता है। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है भारत की संसद से। इससे भारत की संसद से जो है वो संचित निधि से धन निकल सकता है, निधि मतलब यहाँ धन है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिक निधि से संबंधित है वो 267 है। ये जो है वो 2022 का यूपीपीसीएस का प्रश्न उठाएंगे तो उसमें कहा है जो आकस्मिक निधि के बारे में, जो आप देखेंगे 267 में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संचित निधि जो है वो 266 में है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है संसदीय स्वीकृति से पूर्व, मतलब कि पहले वो खर्च कर सकता है। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुए समुचित राजस्व प्राप्त होता है भारत की संचित निधि में। संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 में, मैंने पहले बताया था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। संसद में धन विधेयक पेश यानी पुनः स्थापित किया जाता है, केवल लोकसभा में किया जाता है, याद रखिए केवल लोकसभा में किया जाता है। थोड़ा अभी लंबा है,
इसमें एक पेज और बाकी हुए, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद संसदीय समितियां आ जाएंगी। अब धन विधेयक के बारे में सही कथन क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाए जाने और विचारार्थ भेजे जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। बात सही है। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि उसे पहले ही अनुमति लेकर पेश किया जाता है। सही कथन है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। यानी कि संपत्ति धन विधेयक को लाने के लिए राज्यसभा जो है शक्तिहीन है। बात सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा में 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों तथा उसके लोकसभा में वापस लौटा सकती है। वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किए जाते हैं कैसे होते हैं? जो कर से संबंधित उपबंध होते हैं, उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध होते हैं, संचित निधि या आकस्मिक निधि के अभिरक्षण से संबंधित उपबंध होते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये जो आया है ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो संचित निधि है वह किस किस के रूप में होती है। तो ये मैं जो उसको इंपॉर्टेंट टिक करूंगा। कोई विधेयक जिसे केवल यथार्थ अंतर्वली है और अनुच्छेद 110 के विनिर्देशित कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही है क्या है? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो पता किसी भी कर में वृद्धि करना है तो बजट के मामला के से प्रारंभ होगा। तो इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करिए। अब है भारत में लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विधियां क्या हैं? संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का प्रस्तुत किया जाना। कुछ भी हाल हो कैसा भी हो बजट जरूर पास होगा चाहे जो हो जाए। याद रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण का तात्पर्य यह है बजट से है। विनियोजन यानी विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाले। तो भारत में संचित निधि कैसे निकलते हैं? विनियोग के बाद निकलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुपूरक अनुदान तथा लेखानुदान का भी प्रावधान किया गया है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, हाँ ये याद रखिएगा। अब है संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायित्व है केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग जो होता है वह संसद में बजट को पेश मतलब कि सबके पास रखता है। यदि वार्षिक ये थोड़ा ये नहीं केंद्रीय आर्थिक सलाहकार विभाग जो है ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ये एक बार प्रश्न कई बार मतलब कि एक बार जहाँ यूपी कांस्टेबल में प्रश्न आया है। अब यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद पर त्यागपत्र पेश करता है। यदि सोच लीजिए अगर जो सत्ता पार्टी जो है वह बजट पेश कर रही है और बजट नहीं पास हो पा रहा है तो जो मंत्रिपरिषद जो है वो त्यागपत्र देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो मंत्रिपरिषद होती है वो त्यागपत्र दे देती है अगर बजट नहीं पास हो पा रहा है। तो ये बात ध्यान है, बजट नहीं पास हो पा रहा है इसका साफ साफ यही मतलब है कि आपको लोकसभा में बहुमत नहीं है। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। व्यापार व्यवसाय एवं वित्त कर के अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघीय सरकार की अनुमति प्रदान करता है। कैसे? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान बना है बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ये जो लेखानुदान है ये थोड़ा एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेखानुदान क्यों बना है? बजट पारित होने में जो लंबित समय होता है उस दौरान जो निधि का आवंटन होता है तो उसके लिए जो है लेखानुदान बना हुआ है। आकस्मिक निधि कब होता है? जब राष्ट्रपति कोई सत्र न चल रहा और राष्ट्रपति को कोई पैसा निकालना हो तो वो जो है आकस्मिक निधि से निकाल सकते हैं। संसद में
लेखा के लिए वोट लेखानुदान आवश्यक होता है जब सामान्य बजट की समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। जब तो उस दौरान भारतीय खर्च को पूरा करने के लिए आप लेखानुदान प्रारंभ होता है। ये क्या? अब लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर क्या है? लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और आवगत यानी प्राप्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंट बताया गया है। इसको आप लोग एक बार टिक कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट और अच्छा डिफरेंट बताया गया है कि लेखानुदान और अंतरिम बजट। अंतरिम बजट अभी आपने देखा होगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा किस लिए, इसका रीज़न क्योंकि अब की बार जो चुनाव होने की वजह से अंतरिम बजट पेश किया गया था, आपको ध्यान होगा। व्यय का अनुदान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है अनुदान के अनुरोध के रूप में। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक संसद में पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। समानता वित्त विधेयक के चरण में सम्मिलित है बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक को पारित करना। संसद के विधान प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसमें एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर ऐसे ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो और राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर और धन विधेयक पर, ये चारों विधेयक आप ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रपति से पहले ही स्वीकृति लेकर पेश किया जाता है। तो मैं तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक करूंगा, कल के रिवीजन में भी इसको मैं रिपीट करूंगा। अब आगे देखते हैं कि संघीय बजट से संबंधित है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव जो है संघीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, क्या होता है? बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। सही सुमेलित कटौती प्रस्ताव है, कैसे है कि आप देखेंगे कि नीति निर्मुद्रण प्रस्ताव वो बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर देना। नीति कटौती के लिए आपको दिखाने प्रतीकात्मक रूप से 1 रुपये जो है कम कर दिया जाता है। मितव्ययी प्रस्ताव बजट की राशि में एक निर्देशित धनराशि को घटा देना। मतलब मान लीजिए 100 रुपये बजट पेश हो रहा और लोगों को लग रहा कि नहीं तो 90 रुपये में ही काम चल जाएगा, 10 रुपये हटा देंगे तो उसे मितव्ययी प्रस्ताव में आ जाएगा। सांकेतिक प्रस्ताव के रूप में क्या होगा? बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर, मतलब 100 रुपये कम कर देना जो है वो जो आप सांकेतिक प्रस्ताव जो है आता है। तो ये तीनों प्रस्ताव आप ध्यान रखिएगा। अब पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के लिए वैक्स होने की अनुमति रखी गई है। कब? 18 वर्ष की रखी गई। कब से? 1989 से के संविधान के मतलब समय से रखी गई। तो ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस संविधान संशोधन के माध्यम से आया था ये मुझे आप कमेंट करिएगा। अब है मैं बता दे रहा हूँ, या तो 61 है या 69, अब दोनों में से आप ढूंढ लीजिएगा। भारतीय राजनीति के संदर्भ में सही कथन है, क्या है? राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों के सत्रावधीन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कैसे आर्टिकल से आता है? 1, 2, 3 के आर्टिकल यानी 123 आर्टिकल से अध्यादेश जारी किया जाता है। संसद के स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। जैसे मान लीजिए कोई स्थायी समिति बननी है तो उसके लिए जो 2 लोग लोकसभा से चुने जाएंगे और 1 लोग राज्यसभा से चुने जाते हैं। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है, स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया है। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। कैसे? स्थगन प्रस्ताव से, प्रश्नकाल से, अनुपूरक प्रश्न, ये तीनों के माध्यम से रखती है। तो तीनों ही आप जो है एक बार और देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का अर्थ है, क्या है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना। गिलोटीन मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी विधेयक पर पूर्ण चर्चा ना होकर उसे आगे जलीली बढ़ाकर पास कर देना है। अब है तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है, क्या सही है? कि उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब हम तारांकित प्रश्न करते हैं तो उसमें जो हम उत्तर देता है सामने वाला जो मेंबर होता है वह जो है मौखिक उत्तर देता है और जो
सामने वाले प्रश्नों को पूरक प्रश्न में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद है भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है कैसे, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। याद रखिएगा, स्थगन प्रस्ताव कब लाया, जब सार्वजनिक महत्व के निश्चित जब कोई समय होता तब। याद रखिएगा जब मणिपुर का जब हो रहा था हिंसा तब उस समय ये लाया गया था। अब है लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं, तो 30 मामले उठाए जा सकते हैं। याद रखिएगा 30 मामले एक बार में उठाए जा सकते हैं। चलिए बस समाप्त होने, 4 प्रश्न और बचे हुए, बाकी ये समाप्त हो जाएगा। अब है ये किस इस प्रश्न को मैं रोकूंगा। 184 वाद विवाद, ये क्या पूरा लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा है। संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को प्रदान किया जाता है। तो बात सही है ये कि राष्ट्रपति सलाह देता है और प्रधानमंत्री सलाह देता है और राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। कैसे, जो भारतीय संसद का सचिवालय है वो सरकार से स्वतंत्र है। ये इंपॉर्टेंट है, लोगों को लगेगा सब सरकार के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। अब है कि संसद के सचिवालय के पद के संदर्भ में सही है। क्या सही है, संसद को प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है। सचिवालय का जो प्राप्त है, भारतीय संसद की संप्रभुता संबंधित प्रबंधित है कैसे, न्यायिक समीक्षा से है। जो संसद की संप्रभुता जो है वह प्रतिबंधित है कैसे, न्यायिक समीक्षा से। अब है कि उसके बाद देखेंगे भारतीय संसद में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 13/5/2022 को मनाया जाता है। 13 मई 2002 को मनाया जाता है, यानी स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अब है वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, तो वो जो विट्ठल भाई पटेल थे। ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसदीय समूह यानी आईपीजी के सदस्यों के सही कथन है क्या है कि यह एक स्वायत्तता संस्था नहीं है। संसद के सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन यानी एक्स ऑफिस अध्यक्ष होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो है टिक कर लीजिएगा। अब जो कल हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे संसदीय समितियां, कैसी कैसी समिति होती है, समिति में कितने सदस्य होते हैं, वह कैसे कार्य करते हैं, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।